बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम व्हील प्रोग्रामिंग सी शार्प को इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। व्हील प्रोग्रामिंग्स आज के इस दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने देखा होगा सो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो या दूसरे हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, उसमें बहुत सी लैंग्वेजेस जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। ऐसे ही हमारे इस सब्जेक्ट के लिए जो व्हील प्रोग्रामिंग है कि किस तरह से एक विंडो बेस्ड प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ पे आपने देखा होगा डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं, कम्बो बॉक्सेस होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, लेबल्स होते हैं और यूज़र फ्रेंडली एक आप इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं जिससे हमारे मोस्टली जो सोसाइटी के पीपल्स हैं वो फेमिलर होते हैं, जैसे मोबाइल ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए हैं या एटीएम मशीन को इस्तेमाल करते हुए वो इन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये कंट्रोल किस तरह से बनते हैं और फिर हम इन कंट्रोल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और ये किस तरह से इवेंट ड्राइवन अप्रोच में इस्तेमाल होते हैं, हम इस कोर्स के अंदर इसको यूज़ करेंगे। तो आइए आज आगाज़ करते हैं इस कोर्स का। आज के लेक्चर में जो हमारे आउटलाइन है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस ऑफ द टेंटेटिव कोर्स प्लान करेंगे, नंबर 1। और ये टेंटेटिव कोर्स प्लान जो है वो मैं आपको LMS पे अपलोड कर दूंगा और इसके साथ जो है हमारे यूट्यूब पे भी इसका लिंक होगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके से डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सी शार्प एंड द डॉट फ्रेमवर्क है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सी शार्प कैसी लैंग्वेज है, इसका डेवलपमेंट आगाज़ कब हुआ और ये किन किन चीज़ों में हमारी मदद कर सकती है डेवलपमेंट में, इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डॉट नेट फ्रेमवर्क, और क्योंकि जितना भी माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेजेस हैं डेट इज़ डिपेंड ऑन द डॉट नेट फ्रेमवर्क, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है इसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप बयान करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड द डॉट नेट फ्रेमवर्क कोर एंड मोनो ज़ैमरीन मोबाइल डेवलपमेंट की बात करेंगे। आजकल के अगर सिनेरियो में देखा जाए तो हमारे पास जो डॉट नेट है वो 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। उनमें से एक फ्लेवर जो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क है, दूसरा डॉट नेट फ्रेमवर्क कोर है और तीसरा जो है वो मोनो ज़ैमरीन या मोबाइल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो हम विंडोज़ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म हमने कोई एप्लीकेशन बनानी हो, ऐसी एप्लीकेशन बनानी हो जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रन हो सके, तो फिर हम डॉट नेट फ्रेमवर्क कोर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट है या मोबाइल डेवलपमेंट करनी हो तो फिर हम लोगों ने मोनो ज़ैमरीन उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसके जरिए से मोबाइल डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हम बात करेंगे विजुअल स्टूडियो 2019 IDE इंस्टॉलेशंस की, क्योंकि सी शार्प लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो हमें इस लैंग्वेज को लिखने में मुआवनत करे। तो उसके लिए हम 2019 को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पर और इंशाल्लाह हमारी बाकी जितने भी लेक्चर्स होंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम इंशाल्लाह इसमें प्रेजेंट करेंगे। और इसके साथ साथ क्लास जो है नेक्स्ट हम लोग जो है एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स को भी बनाएंगे और उसके लिए मैंने सेल्स ऑफ पॉइंट को इंतखाब किया है अपने इस सेमेस्टर में बच्चों को सिखाने के लिए। पॉइंट ऑफ सेल्स जो है आपने ओपनली देखा होगा, बहुत सी मार्केट्स में शॉप्स पे चल रहे होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि ट्रांजैक्शनल चीज़ों की जो इन एंड आउट है वो हम कंप्यूटर से उसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमने आज के लेक्चर में डेवलपमेंट द फर्स्ट सी शार्प एप्लीकेशन, तो सी शार्प का पहला एप्लीकेशन बनाना आपको सिखाएंगे और किस तरह से हम लोग 2019 का इस्तेमाल करते हुए पहली एप्लीकेशंस को डेवलपमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले टेंटेटिव कोर्स प्लान की बात करते हैं एंड कमिटमेंट टू जर्नी की बात करते हैं। ये हमारा कोर्स जो होगा वो 32 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। इस कोर्स से पहले हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि बच्चों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी पढ़ी हुई होगी और उसके साथ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग्स को भी पढ़ चुके होंगे। और वो हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है उसमें ओपनली ये बच्चे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कंप्लीट कर चुके होते हैं, उसके बाद भी जो है प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या होगा कि इसमें जो हमारा टाइम और काम होगा वो हम अपने उस कमिटमेंट टाइम के ऊपर कंप्लीट करेंगे ताकि हम उसके ऊपर एक अच्छी जो है वो प्रैक्टिस कर सके और वो कंसेप्ट हमारा पुख्ता हो सके और हम अपनी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल्स जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ आगे बढ़ सकें। तो इंट्रोडक्शन टू सी शार्प एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क से हम आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि सी शार्प क्या है
और इसकी मार्केट में इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंस है और इसके साथ डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या चीज़ है और इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं, अगर हम आज अभी करंट मार्केट में देखें तो देयर आर द बिलियंस ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स हैं इन यूज एंड द इवन द लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल डिवाइसेस विद द कंप्यूटर एट देयर कोर है। तो बहुत सी हमें जो है वो सिस्टम्स मिलेंगे जिनके ऊपर पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जिनके ऊपर हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन जो चल रही हैं जो कि हमारे और सी शार्प लैंग्वेज के अंदर डेवलप की गई हैं। सिंस इट वाज रिलीज हुई है इन 2001 के अंदर, यानी सी शार्प जो है वैसे 2000s में इसका आगाज हुआ, लेकिन ये रिलीज हुआ इसका फर्स्ट जो 2001 के अंदर है। और फिर क्या हुआ, यूज प्राइमरली टू बिल्ड द एप्लीकेशंस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर्स को एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। एंड द सिस्टम्स दैट सपोर्ट देम, या ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम्स बनाए गए जो इसे सपोर्ट कर रहे थे। इनको ये जैसे हमारे पास MS ऑफिस की बात करते हैं या वर्ड स्कीम के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट एडिंग्स हैं, इस तरह की जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी इसके अंदर डेवलप किए गए। The explosive growth of the mobile phones, tablets and the other devices also is creating the significant opportunity for the programming mobile apps है। तो इसकी हमारे पास क्या है कि जी, अब अगर मार्केट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल है। उसमें आप देख रहे होंगे एंड्रॉयड है, उससे पहले जो है हमारे पास जो था नोकिया सिम्बियंस OS भी चलता रहा। इस तरह से डिफरेंस जो है वो अभी मार्केट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं और उनकी डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल्स हैं। तो हमारे पास क्या है, हम इसका इस्तेमाल करते हुए सिग्निफिकेंट हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम मोबाइल ऐप्स को भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। तो सी शार्प इन 2000s के अंदर माइक्रोसॉफ्ट नाउ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। आप अगर इसके बिहाइंड अगर देखा जाए तो उस वक्त जो था वो जावा जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है यूज़ हो रही थी, और जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और क्रॉस प्लेटफॉर्म्स कंपैटिबिलिटी देती है कि आप उसकी एप्लीकेशंस को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर डेवलप कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो उस वक्त था विजुअल बेसिक्स उसकी डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी, फॉक्स प्रो भी थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि मैं ऐसी लैंग्वेज डेवलप करूं जिसकी बेस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड हो, क्योंकि हमारी रियल बेसिक जो थी वो इवेंट ड्राइवन अप्रोच पर वर्क करती थी। इवेंट ड्राइवन पे उसको डेवलपमेंट किया गया था। सी शार्प हैज़ रूट इन द C++ एंड द जावा। तो लिहाजा अब इसका अगर हम रूट देखा जाए, इसका सिंटैक्स भी देखा जाए तो वो C++ एंड जावा प्रोग्रामिंग से क्या है मिलता है। लिहाजा जो बच्चे C++ एंड जावा पढ़ चुके हैं तो उन्हें बहुत आसानी रहेगी इसे पढ़ने में, क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है वो बिल्कुल उनसे मिलता जुलता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट अगर हम समझना चाहें कि वो क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ चुका हो, लेकिन इसको ओवरव्यू करते हैं एक दफ़ा से, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सी शार्प इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। We have discussed the basics object technologies and we present a rich treatment of the object oriented programming throughout the course। तो लिहाजा इस कोर्स में हम लोग इस डेवलपमेंट के जो है लेके चलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के साथ। ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके जो है फील्ड्स, उनकी मेथड्स और उनके इवेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्लास होती है उस क्लास के जो है वो 4 मेंबर्स होते हैं। उनमें से एक जो है वो फील्ड होते हैं जिसके अंदर उसका डाटा को रखा जाता है, दूसरा उसके अंदर जो होता है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या हम कुछ लैंग्वेजेस के अंदर इसको गेटर एंड सेटर के कंसेप्ट से पढ़ाते हैं। तीसरा जो है वो हमारे पास मेथड्स होते हैं। मेथड्स वो एक्शंस होते हैं जो कोई एक लैंग्वेज जो है वो जो कोई एक क्लास जो है वो परफॉर्म करती है। नंबर 4 जो है हमारे पास इवेंट्स हैं, और फिर हम जो है डिफरेंट इवेंट्स का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो एक सिग्निफिकेंट इंडिकेशंस देते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कि वो ये काम जो है वो आगाज़ करे और उसको तकमील की तरफ लेके जाए। नेक्स्ट है सी शार्प हैज़ एक्सेस टू पावरफुल .NET फ्रेमवर्क है। तो .NET फ्रेमवर्क का हम डिस्कशंस करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, जिसमें एक है क्लास लाइब्रेरीज, बिल्ट इन पहले से बनी हुई क्लासेस की एक कलेक्शंस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। द वास्ट कलेक्शन ऑफ द प्री डिफाइंड प्री बिल्ड क्लासेस हैं दैट इनेबल यू टू डेवलप द एप्लीकेशन इजीली है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट अगर बुक्स में देखा जाए तो फिगर 1.5 में उनकी तफसील भी आ जाती है। यहाँ हम कुछ जो है वो टाइप्स यानी क्लासेस को डिस्कस कर लेंगे जो बिल्ट इन है, पहले से बना के दी हुई हैं।
तो देखो इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। बिल्डिंग द वेब एप्स है, अगर आप वेब एप्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बिल्डिंग क्लासेस मिल जाएंगी। इसके बाद जो है इनपुट आउटपुट के लिए आपके पास बिल्ट-इन्स जो है वो टाइप्स या क्लासेस अवेलेबल्स हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए है, परमिशंस के लिए है, मोबाइल्स हैं, स्ट्रिंग्स प्रोसेसिंग के लिए, सो एंड सो। तो इसकी तफसील हम साथ साथ कोर्स के अंदर जारी रखेंगे, जहाँ जिस क्लासेस का भी हमें ज़रूरत होगी हम उसकी जो है वो नेम स्पेस को एडअप करेंगे अपने ऐप्स के अंदर और उसके बाद जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक थोड़ा सा कंसेप्ट मैं समझाना चाहूँगा, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग क्या है। विंडोज़ को आप इस्तेमाल कर चुके होंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी इवेंट ड्राइवन अप्रोच पे वर्क करता है। इवेंट ड्राइवन अप्रोच ये होता है कि कोई एक इवेंट, कोई एक ऑब्जेक्ट्स जो है वो रेज करता है, उस ऑब्जेक्ट्स के उस इवेंट के अगेंस्ट हम क्या करते हैं कि इवेंट हैंडलर या एक फंक्शन या एक मेथड बनाते हैं जिसमें वो टास्क लिखते हैं जो क्या होंगे, अकॉम्प्लिश होते हैं इन रिस्पॉन्स टू दैट इवेंट। तो इसे हम कहते हैं इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग्स। तो C# जो है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आर इवेंट ड्राइवन। तो यहाँ पे भी जो इसका जो ग्राफिकल GUI इंटरफेस है वो भी इवेंट ड्राइवन है। यहाँ देखें, यू कैन राइट द प्रोग्राम दैट रिस्पॉन्स टू द यूजर इनिशिएटेड इवेंट्स, यानी ऐसा प्रोग्राम आप राइट कर रहे हैं जो कि यूजर के किसी इवेंट को इनिशिएट करने पर एग्जीक्यूट होगा, सच एज द माउस क्लिक। अगर आप माउस क्लिक करते हैं, की स्ट्रोक्स दबाते हैं, कोई टाइमर एक्सपायरेशन या कोई टाइमर आपने सेट किया होगा, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप चाहते हैं कि ये जो है इवेंट जो है अकर हो जाए या ये काम कंप्लीट हो जाए, तो आप यहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। टच एंड द फिंगर स्वैप्स एंड द जेस्चर्स पे आजकल आपने देखा है कि टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है वो हमारे पास टच स्क्रीन आ रही हैं जिसमें हम फिंगर स्वैप्स करते हैं या जेस्चर्स होता है। जैसे कैम वगैरह में अगर हम कोई पिक्स लेते हैं तो अगर हम हाथ से जेस्चर देते हैं तो वो इंडिकेशन से ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी पिक्चर लेना स्टार्ट करता है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग अगर आप करेंगे तो ये इवेंट ड्राइवन्स के अंदर सारी आती है। डेट आर वाइडली यूज ऑन द स्मार्टफोन एंड द टैबलेट्स है, तो ये आपने देखा होगा बहुत ही उसी पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है स्मार्टफोन्स के अंदर और टैबलेट्स के अंदर। वीएल प्रोग्रामिंग क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वीएल स्टूडियो इनेबल यू टू यूज C# एज द वीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो के अंदर जो है C# को क्या ले रहा है, द वीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेता है, यानी ऐसी प्रोग्राम जो लैंग्वेज है जो GUI बेस्ड है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को ग्राफिकल पहले से बनी हुई है ड्रैग एंड ड्रॉप्स करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, उनके फील्ड सेट करेंगे, उनके मेथड्स बनाएंगे, उनके इवेंट सेट करेंगे और हमारा जो है वो प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यू विल यूज द वीएल स्टूडियो ID। इसके लिए फिर आप यूज करेंगे वीएल स्टूडियो ID को टू कन्वीनियंटली जो है ड्रैग एंड ड्रॉप्स द प्री डिफाइंड GUI। ये देखें, प्री डिफाइंड यानी कन्वीनियंट है आपके लिए कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे प्री डिफाइंड GUI ऑब्जेक्ट्स जो बने हुए हैं, कंट्रोल्स बने हुए हैं, बटन्स की शक्ल में है, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनटू द प्लेस ऑफ योर स्क्रीन, अपनी स्क्रीन पे एंड लेबल्स एंड द रीसाइज देम, उसके बाद आप उन्हें लेबल्स और रीसाइज कर सकते हैं। तीसरा है वीएल स्टूडियो विल राइट सच ऑफ द GUI कोड फॉर यू, और इसके जो GUI क्रिएशंस के बिहाइंड आपका रिक्वायर्ड बेसिक्स कोड है वो भी आपका वीएल स्टूडियो ID ऑटोमेटिकली खुद से लिख देगा, और बाकी जो आपके स्पेसिफाइड फंक्शंस हैं वो आपको फिर से खुद से डिफाइन करने होते हैं। यानी आपका जो कोडिंग टाइम है वो मिनिमम कर देता है कि बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा कोड्स कर सकें। जेनेरिक फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो थी, अगर हम उसको देख रहे हैं, जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या था कि आप जो है ना कॉमन राइट द प्रोग्राम्स दैट प्रोसेसेस द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, आप वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में लिखते थे, डिफाइन करते थे। एक सीक्वेंशियल फॉर्म हो सकती थी, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स हो सकता था, या मॉड्यूलर फॉर्म थी। इसके बाद था हिस्टोरिकली यू हैड टू प्रोग्राम सेपरेटली टू हैंडल द ईच टाइप ऑफ द कलेक्शंस। तो हर काइंड ऑफ जो टाइप है कलेक्शंस है उसका जो आप हैंडलिंग मैकेनिज्म था वो क्या होता था, सेपरेट होता था। With the generic programming, you write the code that handle the collection of the journals, and C# handle the specifies for the each different types of collections. अब C# हैंडल करता है स्पेसिफाइज फॉर द ईच डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शंस जो आप डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप दोनों टाइप्स ऑफ कोड लिख सकते हैं, आप मैनेज कोड भी लिख सकते हैं और अनमैनेज कोड भी लिख सकते हैं। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे मैनेज कोड क्या होता है और अनमैनेज कोड क्या होता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग सी, इसके अंदर क्या होता है कि आप टास्क डिफाइन करते हैं, आप मेथड डिफाइन करते हैं किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, फिर आप उसको कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल उस फंक्शन में पास हो जाता है और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। यूँ आपका वो
जो ऑपरेशंस है वो अपने कंप्लीशंस की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट अगर हम लिंक बात करते हैं, यू कैन से हियर इज अ कलेक्शन ऑफ द नंबर्स गिव्स मी द सम ऑफ द एलिमेंट्स। आपने उसे कुछ नंबर दिए और आपने कहा कि इन सबको ऐड अप करके मुझे इसका आंसर, यानी आपने 1 से 10 तक नंबर दिए और वो उन्हें ऐड अप करेगा और ऐड अप करके आपको आंसर देगा। यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द मैकेनिज्म। अब यहाँ पे आप उसको मैकेनिज्म जो है यानी उसको किस तरह से ऐड अप किया जाएगा ये आप डिफाइन नहीं करेंगे, ये उस फंक्शन के अंदर पहले से डिफाइन होगा। आप जस्ट उससे 10 नंबर प्रोवाइड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो फिर क्या करते हैं, एडिंग देम इनटू द रनिंग टोटल वन एट अ टाइम, और फिर क्या होता है वो उनको एक जो है वो आंसर बना कर देगा जो आपको क्या करेगा, लिंक्स हैंडल्स ऑल दैट फॉर यू। और ये सारा काम कौन करेगा, लिंक ही ऑटोमेटिकली करता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्पीड्स फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड द रिड्यूस्ड एरर्स। इससे हमारी प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्पीडी हो जाती है और हमारा पास जो है वो एरर्स के चांसेस का बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। क्या C# कौन से इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो हम बात करते हैं। यहाँ पर देखें, C# हैज़ बीन स्टैंडर्ड्स थ्रू द ECMA इंटरनेशनल से स्टैंडर्डाइज है, और आप उसको देख सकते हैं कि जी www.ecma.international.org ये वेबसाइट्स है कि वो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें C# क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। एट द टाइम ऑफ दिस राइटिंग द C# स्टैंडर्ड डेवलपमेंट जो चल रहा था ECMA 334 था, वाज स्टिल बीइंग अपडेटेड फॉर द C# 8 है। तो जब मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा था तो उस वक्त मैंने जो देखा तो ECMA जो 334 था वो स्टैंडर्ड्स क्या था, C# की इम्प्लीमेंटेशन में इस्तेमाल हुआ, और ये अपडेटेड था किसके अंदर, C# 8 के अंदर, यानी C# जो है इस स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ये उसका लिंक दिया हुआ है, अगर आप इसे विजिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। C# ऑन द नॉन विंडोज प्लेटफॉर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास है, थ्रू C# वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था फॉर द विंडोज प्लेटफॉर्म्स के लिए। द लैंग्वेज कैन बी यूज ऑन द अदर प्लेटफॉर्म्स, जबकि एक थर्ड पार्टी जो हमारे पास है डेवलपमेंट है मोनो प्रोजेक्ट के नाम से, एंड द .NET कोर बोथ आर मैनेज्ड बाय द .NET फाउंडेशन इसे मैनेज कर रही है, लेकिन ये डेवलपमेंट है जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के लिए और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो मेजर फोकस होगा वो .NET की विंडोज़ प्लेटफॉर्म्स की डेवलपमेंट पे होगा इस कोर्स के अंदर, लेकिन जो है मैं कुछ टच दूंगा कि मोनो प्रोजेक्ट्स एंड .NET कोर में किस तरह से डेवलप हो सकती है अपने इस सेशंस के अंदर जो लास्ट मेरे वीक्स होंगे उसके अंदर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। इंटरनेट एंड द वेब प्रोग्रामिंग की अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आजकल इंटरनेट पे जो है वो इट्स लॉट ऑफ एप्लीकेशन डेवलप हो रही हैं, और इंटरनेट के ऊपर जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो इस तरह की जो है हमारे पास ऐसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल जो हमें यहाँ सपोर्ट कर सकें, उनमें से C# भी एक लैंग्वेज है। टूडेज एप्स कैन बी रिटन विद द एम ऑफ द कम्युनिकेटिंग अमंग द वर्ल्ड्स कंप्यूटर्स। तो लिहाजा हमें एक ऐसी ऐप चाहिए जो दुनिया के मुख्तलिफ कंप्यूटर्स या सिस्टम्स के दरमियान क्या कर सके, कम्युनिकेशन को इनेबल कर सके। दिस इज़ द फोकस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट .NET स्ट्रेटजी। यही स्ट्रेटजी जो है वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का भी फोकस यही है कि उसकी जो भी लैंग्वेज हो वो ऐसी लैंग्वेज जो पे हमारे पास इंटरनेट या और वेब के ऊपर भी हमारे पास इस्तेमाल हो सके, उसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप हो सके, और आजकल जो IoT है यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह और जो मशीन लर्निंग्स है इसके ऊपर भी उसकी इम्प्लीमेंटेशंस हो सके। तो ये C# में तमाम चीज़ों को सपोर्टेड है जो हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग विद द सिंक एंड द वेट। आजकल आपने देखा है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है और ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो बैक वक्त जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकें। मोस्टली जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, सिंक्रोनियस प्रोसेसिंग करती हैं, यानी एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस को जो है स्टार्ट करती हैं। इन मोस्ट प्रोग्रामिंग टुडे ई टास्क इन अ प्रोग्राम मस्ट फिनिश, कि आप उस प्रोग्राम को फिनिश करते हैं कि उसके बाद से नेक्स्ट टास्क को आप क्या करते हैं, बिगिंस करते हैं। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग एंड इज द स्टाइल वी यूज द मोस्ट ऑफ द स्टडीज। जो हमारे पास आजकल बुक्स होती हैं उनमें यही स्टाइल हम लोग देखते हैं।
इसके अगेंस्ट देखें सी शार्प आल्सो अलाउ द सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग से अलाउ करता है इन विच द मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म एट द सेम टाइम्स, यानी यहाँ पर जो है वो मल्टीपल टास्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम टाइम में परफॉर्म किए जाते हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैन हेल्प यू टू मेक द योर एप्लीकेशन मोर रिस्पॉन्सिव, बना सकती है टू यूजर इंटरेक्शंस के लिए, सच एज द माउस क्लिक्स एंड द की स्ट्रोक्स एंड अमंग द मैनी अदर यूजर्स। तो यहाँ पर आप जो है वो माउस क्लिक्स, की स्ट्रोक्स और दूसरे जो आप डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब के इंटरेक्शंस में आप वर्क को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो थी ना अर्ली वर्जन ऑफ सी शार्प के अंदर काफ़ी मुश्किल थी और कुछ एरर प्रोन थी, एरर्स काफ़ी जनरेट हो रहे थे। अब जो नेक्स्ट है इसका वर्जन है जिसमें सी शार्प एसिंक्रोनस अवेट कंपैटिबिलिटी सिंप्लीफाई किया है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को बाय इनेबलिंग द कंपाइलर्स टू हाइड द मच ऑफ द एसोसिएटेड कम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम द डेवलपर्स। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे पास जो है वो कंपाइलर ने संभालनी है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ज़ुमरे में, और वो फिर ऑटोमेटिकली उन्हें जो है वो परफॉर्म करता है साथ साथ डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का फ्रेमवर्क क्या है, अब हमारा इस पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये इन 2000 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस इट्स अ डॉट नेट इनिशिएटिव। 2000 के अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि हम लोग जो है एक डॉट नेट फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इसका ब्रॉड वर्जन ऑफ यूजिंग द इंटरनेट एंड द वेब इन द डेवलपमेंट था, इंजीनियरिंग डिस्ट्रीब्यूशन द यूजर सॉफ्टवेयर था। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट चाह रहा था कि उसके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना 3 लैंग्वेजेस हो चुकी थी, एक सी शार्प थी, जे शार्प थी और उसके साथ वीबी थी। अब वो उसे मुख्तलिफ जो है वो मसाइल का जो है ना प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन देना था कि कुछ ऐसा लैंग्वेजेस बनाई जाए और फिर उन्हें जब कंपाइल किया जाए तो वो एक ख़ास जो है वो कोडिंग स्कीम में आ जाएं और फिर आपस में अगर एक लैंग्वेज का कंपोनेंट बनाया तो वो दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल हो सके। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट का डेवलपमेंट का आगाज़ किया। Rather than focusing on use to the single programming languages, .NET permits you to create the apps in any .NET compatible language such as C Sharp, VL Basics and VL C++ and others. तो VL Basics जो था उस वक्त चल रही थी, इसके साथ जो है इन्होंने C++ भी VL डेवलपमेंट की थी C++ की, जिसके अगेंस्ट इनके ऊपर केस हो गया था और ये फिर जो है वो केस हार गए थे और फिर दोबारा इन्होंने अपनी VLC++ बनाई। इसके बाद नेक्स्ट आगे जे शार्प। अब ये चाह रहे थे कि इन लैंग्वेजेस का ना कुछ ऐसा हो, कंपैटिबिलिटी बनाई जाए कि इनमें से कुछ भी डेवलप किया जाए तो वो हमें कंपैटिबल हो किसमें, लैंग्वेज के अंदर, यानी क्रॉस लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी दे। क्या चीज़ ये देखें, क्रॉस लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक लैंग्वेज का कंपोनेंट बनाया हमने तो वो दूसरी लैंग्वेज भी उसको इस्तेमाल कर सके। तो फिर ये किस तरह से फिजिबल होगा कि एक लैंग्वेज का बना हुआ कंपोनेंट दूसरी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल हो सके, ये हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आगे चलकर। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क असल में एक मैनेज टाइप सेफ इन्वायरमेंट है फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड द एग्जीक्यूशंस। मैनेज ये है कि यहाँ पर आप इसका जो सिंटैक्स राइटिंग स्टाइल है वो एक स्पेसिफाइड है और उसके बाद जो है आप वेरिएबल्स को उस वक्त तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आप उन्हें डिफाइन ना कर लें। और मैनेज है कि बहुत सारी चीज़ें जो है डॉट नेट है, मेमोरी एलोकेशन, रीएलोकेशंस करवाना, परमिशंस ग्रांट करना, डिनाई करना, इस किस्म की जो हमारे है इसके अंदर बैकएंड्स पे हमारे पास टास्क होते हैं वो भी डॉट नेट मैनेज करता है। वो पहले से चेक कर लेता है कि या इस रिसोर्सेज के लिए एक्सेस है इस यूज़र को कि नहीं है। अगर नहीं होगी तो वो वहीं आपको क्या कर देगा, एक मैसेज देगा, इंडिकेशंस देगा कि आप इन रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते और आप प्रोग्राम एप्लीकेशंस को रन नहीं होने देगा। टाइप सेफ इन्वायरमेंट में है कि अगर आपकी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उन्हें किस तरह से आप डिफाइन करेंगे और फिर उनको किस तरह से हमारे पास कॉमन लैंग्वेजेस के अंदर जो है उसकी कन्वर्जन होगी,
और उसके बाद फिर उसको जो है अंडरलाइन प्लेटफॉर्म के मुताबिक किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, ये सारी बातें हैं जो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। द फ्रेमवर्क मैनेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ योर एप्लीकेशंस। तो ये बात अब आ गई कि फ्रेमवर्क क्या करता है, मैनेज करता है वो सारे एस्पेक्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। कौन कौन से, ये देखिए। इट एलोकेट्स मेमोरी फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शंस, यानी आपकी मेमोरी को एलोकेशंस ये खुद करवाता है आपके डाटा को स्टोर करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस को रखने के लिए। ग्रांट एंड डिनाई द एप्रोप्रिएट परमिशन टू योर एप्लीकेशंस, यानी आपकी एप्लीकेशंस के लिए जो परमिशंस है, किन रिसोर्सेज को वो एक्सेस कर सकता है और किन्हें एक्सेस नहीं कर सकता, ये भी हमारे .NET जो है वो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम से करस्पॉन्डेंस करके उसे चेक कर लेता है और हमें बताता है कि आप इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। इनिशिएट एंड द मैनेज एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, इसके बाद वो जो है आप देखिए मेमोरी एलोकेट भी हो चुका है, एप्रोप्रिएट परमिशन चेकअप भी हो चुका है। अब क्या होगा, इनिशिएट होगा एप्लीकेशन और एप्लीकेशन जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट है मैनेज द रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर नॉट लॉन्गर नीडेड है। अगर आप C++ वगैरह में देखें तो वहाँ पर मेमोरी को मैनेज करना जो है वो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। अगर वो मेमोरी को मैनेज नहीं करता तो मेमोरी लीकेज वगैरह अकर हो जाती है, और ये काम जो अगर आपने देखा होगा जावा के अंदर तो वो ये काम जो है जावा जो है वो कंपाइलर्स कर रहा होता है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास .NET फ्रेमवर्क इस चीज़ को कंट्रोल करता है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। The .NET फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ द टू मेन कंपोनेंट्स हैं। तो अब पहली बात समझ लीजिए कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स हैं। क्या कहें, एक को कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR, यानी हमारे पास है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है द .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है, और दूसरा जो है वो .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है। तो सबसे पहले हम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, CLR जो है असल में .NET प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड्स द फंक्शनैलिटीज टू देम ईदर डेवलपमेंट एंड द डिबगिंग से। अभी हमने .NET पे सारा बात कर रहे थे, अब हमने .NEट के दो कंपोनेंट्स को ले लिया। एक .NEट फ्रेमवर्क है और जो उसके अंदर एक CLR है, और दूसरा जो है वो .NEट क्लास लाइब्रेरी है। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में क्या क्या काम परफॉर्म करता है ये हम देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ को आपने ज़हन नशीन रखना है कि CLR है क्या, ये वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है, मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड द हाइड्स फ्रॉम देम टू अंडरलाइंग ऑपरेटिंग हार्डवेयर है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें कि अगर हम जो सोर्स कोड लिखेंगे C# का, वो जो है क्या होगा, एक MSIL में जाता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और इसके बाद क्या होता है, हमारे पास हमारा .NET फ्रेमवर्क होगा। अच्छा, अब ये उसको क्या करेगा, अंडरलाइन जो OS है उसके मुताबिक उसे क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेजेस में, और यूँ हमारा ये प्रोसेस जो है ना आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, वर्चुअल मशीन का नाम भी देते हैं, ये जो है VM। अच्छा, अब इस .NET फ्रेमवर्क के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो ये काम कर रहा था, उसका नाम है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। The source code of the programs that are executed and managed by the CLR is called the managed code। अब इस कोड को हम क्या कहते हैं, मैनेज कोड कहते हैं। ये वाला जो कोड होगा जो CLR जो है ना एग्जीक्यूट करता है, चलाएगा, इसको हम कहेंगे मैनेज कोड। मैंने भी आपसे डिस्कशंस की थी ना इसकी डेफिनेशन में .NET की, वो मैनेज है। मैनेज इसलिए कि इसमें जो है ना डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं है OS के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, बल्कि इसका जो है पहले एक MSIL या इसको सिर्फ IL भी कहा जाता है, और आजकल इसे कहा जाता है CIL, यानी कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये याद रखना है, आजकल का नाम इसका CIL, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। इसके बाद नेक्स्ट है मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कैन बी थॉट ऑफ द एज द एनवायरनमेंट दैट मैनेज कोड एक्सक्यूशंस, प्रोवाइड द कोड सच एज द कोड, कंपाइलेशन की फैसिलिटी देता है, मेमोरी की, एलोकेशंस की, थ्रेड्स मैनेजमेंट की, एंड द गार्बेज कलेक्शंस की।
अच्छा, दूसरे पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज। आपने अगर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी हो, जावा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शंस की कलेक्शंस होती हैं, पहले से बने हुए फंक्शंस हैं, उसके अंदर हमने क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसी तरह से अगर हम पैकेजेस की बात कर लेते हैं, जावा में पैकेजेस हैं, आप पैकेज को इंक्लूड करवाते हैं, फिर उसकी क्लासेस आपके पास अवेलेबल होती हैं, फिर उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनकी फंक्शनलिटीज़ को आप यूज़ करते हैं। इसी तरह से डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास जो है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, लाइब्रेरी है, प्रोवाइड द मैनी कंपैटिबिलिटी दैट यू विल यूज टू बिल्ड अ सब्सटेंशियल सी शार्प एप्लीकेशन क्विकली एंड इजीली बना सकते हैं। अच्छा, इट कंटेन्स द थाउजेंड्स ऑफ द वैल्यूएबल प्री बिल्ट क्लासेस हैं, यानी यहाँ पर आपके पास थाउजेंड ऑफ द प्री बिल्ट जो है वो क्लासेस अवेलेबल हैं, दैट हैव बीन टेस्टेड एंड टर्न इनटू द मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस, और उसको क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए। अगर आप देखें, अगर आप स्क्रैप से हर चीज़ डेवलप करेंगे तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो हर लैंग्वेजेस क्या करती है, फैसिलिटेट करती है अपने प्रोग्रामर्स को कि वो पहले से बनी हुई क्लासेस का इस्तेमाल करें, फंक्शनलिटीज़ का इस्तेमाल करें और अपनी एप्लीकेशंस को बहुत कम टाइम में क्या करें, कंप्लीट करें। इसके बाद यू शुड री यूज़, आप ये बनी हुई टाइप्स या क्लासेस को क्या कर सकते हैं, री यूज़ कर सकते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क की क्लासेस को, whenever possible to speed up the software development process को आप स्पीड अप करने के लिए, while the enhancing the quality and the performance of the software, और यूँ आप जो है वो अपने एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस एंड क्वालिटीज़ को क्या करते हैं, इन्हांस कर लेते हैं। अच्छा, लैंग्वेजेस ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क का मैं यहाँ तज़किरा करूँगा, क्योंकि अभी डॉट नेट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि वो क्रॉस लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी एक नया कंसेप्ट है, क्रॉस लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी। क्रॉस लैंग्वेज जो है हमारे पास, कंपैटिबिलिटी भी हम बात करते हैं, ये क्या है। Simply put the meanings, .NET component can interact with each other no matter that language they have originally written। बात ये कि अगर आप सी शार्प में कोई कंपोनेंट बना लिए है, आपने VB में डेवलप कर लिया है, आपने JSR में बनाया हुआ है, तो अब ये मैटर नहीं करता, ये कंपोनेंट, इनके बने हुए कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये किस तरह से पॉसिबल होगा, तो एक कंसेप्ट को हमें समझना होगा CTS के, कॉमन टाइप सिस्टम को, कि ये इन लैंग्वेजेस का जो हमारे पास है वो क्या होता है कि इनके टाइप्स जो प्रिमिटिव्स हैं वो एक कॉमन टाइप में चले जाते हैं। यानी अगर आपने जैसे एक वेरिएबल बनाया हुआ यहाँ पर इंट लिखा सी शार्प के अंदर, तो और इसके मुकाबले में आपने VB में लिखा यूँ dim n एज इंटीजर, ये सिंटैक्स है उसका। अब क्या होगा, इन दोनों को एक कॉमन टाइप सिस्टम में लाया जाएगा और वो यूं लिखा जाएगा, सिस्टम डॉट इंट 32। ये क्या होगा, दोनों लैंग्वेजेस का, यानी इंट लिखा गया है तब भी हमारे पास ये कॉमन टाइप सिस्टम में इसमें आएगा, और अगर इस तरह से आपने लिखा है तब भी इस तरह से होगा। So the application written in the Microsoft Visual Basic .NET might reference a DLL file को देता है in the Microsoft C# which turn might access the resources written in the managed C++ and the other languages। तो लिहाजा वो एक मैनेज कोड में क्या होगा, एक कॉमन लैंग्वेज में उसकी कन्वर्जन हो जाती है। The language interoperability exceeds to the full object oriented inheritance। तो फिर ये होता है कि लैंग्वेजेस इन इंटरऑपरेबिलिटी की बदौलत क्या होता है, आप फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Visual Basic .NET क्लास माइट बी डिराइव्ड फ्रॉम अ C# क्लास, यानी अगर आपने एक क्लास बनाई है Visual Basic के अंदर और आप उसे ड्राइव करना चाहते हैं किसके अंदर, C# के अंदर, तो आप ये कर सकते हैं। और ये इसी तरह से आप C# की बनी हुई क्लास को क्या कर सकते हैं, VB के अंदर क्या कर सकते हैं, ड्राइव करके एक नई स्पेशलाइज क्लास डिज़ाइन कर सकते हैं। CTS का थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा इसका, कि CTS कॉमन टाइप सिस्टम क्या चीज़ है। दिस लेवल ऑफ द क्रॉस लैंग्वेज कंपैटिबल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, यानी ये जो लैंग्वेजेस की आपस में क्रॉस कंपैटिबिलिटी इनेबल हुई है .NET के अंदर, और इसकी वजह ये थी कि कॉमन लैंग्वेज होती है रन टाइम पे, यानी उनका जो कन्वर्जन है, जो उसका मैनेज कोड है, वो क्या होता है, सेम हो जाता है। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि आप क्रॉस लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी इनेबल होती है।
व्हेन एप डॉट नेट एप्लीकेशन इज कंपाइल्ड, कहता है जब आपका कोई भी डॉट नेट का एप्लीकेशन क्या होता है, कंपाइल होता है, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम द लैंग्वेज इट वाज रिटन इन अ Visual Basics, .NET, C# any other language to a Microsoft intermediate language MSIL, IL, and now is called is a CIL Common Intermediate Language कहलाती है. This is the low level language designed to the read and understand by the common language runtime CLR, जिसे क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, इसको समझता है. और ये अब आपने ज़हन नशीन रखना है कि हमारे पास जो है CTS कॉमन टाइप सिस्टम क्या होता है कि किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज का लिखा हुआ कोड एक मैनेज कोड में जाता है जिसे नाम दिया जाता है MSIL, IL या आजकल जो नई टर्मिनोलॉजीज है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज का नाम दिया जाता है, उसमें जाता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. CTS कॉमन टाइप सिस्टम को थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं. तो मैनेज कोड किस तरह कंपाइल इनटू द मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस द फॉलोइंग स्टेप्स है. तो यहाँ पर क्या होता है कि जी आपका जो कोड है वो मशीन स्पेसिफिक में किस तरह से रन होता है, उसकी कन्वर्जन किस तरह से होती है, .dll फाइलें कैसे बनती हैं, .exe फाइल कैसे बनती है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहूँगा. फर्स्ट कोड इज कंपाइल इनटू द कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में CLS में. पहला स्टेप होता है कि आपका कोड CIL में चला गया. कोड कन्वर्ट इनटू द CLL फ्रॉम द अदर लैंग्वेज सोर्स कैन बी वोवन टुगेदर विद द CLR. अलाउ प्रोग्रामर टू वर्क इन देयर प्रीडिफाइंड .NET लैंग्वेजेस के अंदर काम करें जिसमें भी करना चाहते हैं. द CLS फॉर द एप्स कंपोनेंट इज प्लेस इनटू द एप्स एक्जीक्यूशन फाइल्स, और उसमें से जहां से उसने स्टार्टिंग पॉइंट लेना है वो हमारा कोड क्या होता है .NET के एक्स के अंदर होता है, और बाकी सारी द फाइल दैट कॉज द कंप्यूटर टू परफॉर्म द एप स्टैक. अब यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि आपने एक देखा होगा कि हम लोग एक वाइड मेन फंक्शन बनाते हैं अक्सर लैंग्वेजेस के अंदर. वाइड मेन फंक्शन होता है हमारे पास, और ये हम कहते हैं कि दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम्स. अब आप देखें क्योंकि ये जो हमारी लैंग्वेजेस है ना C#, ये क्योंकि ओप कंसेप्ट पे बनी हुई है तो इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लासेस की फॉर्म में आपको मिलेंगी. तो लिहाजा अगर हम देखें तो अगर बहुत सारी क्लासेस बनाई हों और उसके बाद उसने .NET ने उसका आगाज़ करना है एग्जीक्यूशन का, तो वो कैसे करेगा. यहाँ आप देखें जिस भी क्लास के अंदर आपका वाइड पब्लिक स्टैटिक वाइड फंक्शन होता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड फंक्शन, उसी क्लास की जो कन्वर्जन होती है वो .exe के अंदर कर दी जाती है, और बाकी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी DLL में कन्वर्ट होती हैं. यूँ फिर जब .NET को एक्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले exe की फाइल ढूंढते हैं और उसी के अंदर आपका पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन होता है, और वहाँ से फिर उसकी एग्जीक्यूशंस क्या होती है, स्टार्ट होती है. When the apps execute, another compiler known as the just-in-time compiler या JIT compilers काम करना स्टार्ट करता है. in the CLR translations के अंदर the common intermediate language is executable file into the machine language code में कन्वर्ट की जाती है for the particular platform. उस प्लेटफॉर्म जैसा अंडरलाइन प्लेटफॉर्म है, विंडोज प्लेटफॉर्म है, आपका लिनक्स है, आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है उसके मुताबिक उसकी क्या की जाती है, कन्वर्जन की जाती है. मशीन लैंग्वेजेस कोड एक्सिक्यूट ऑन दैट कोड, और फिर क्या करते हैं उस मशीन कोड को हमारा वो प्लेटफॉर्म जो OS है वो से क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और यूँ ये हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता है. द स्ट्रक्चर ऑफ द .NET एप्लीकेशन को थोड़ा सा समझना होगा, और यहाँ पर देखिए .dll क्या चीज़ है और उसमें कोड को किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. द प्राइमरी यूनिट ऑफ द .NET एप्लीकेशन इन असेंबली, और यहाँ पर जो हमारे पास कोड का जो बेसिक यूनिट है उसे हम असेंबली कहते हैं. क्या कहते हैं हम लोग, असेंबली कहते हैं. एन असेंबली इज अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग. अब असेंबली का जो डेफिनेशन बन रहा है ना बच्चों, वो ये बन रहा है कि असेंबली इज अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ द कोड है, रिसोर्सेज एंड द मेटा डाटा. यानी कलेक्शन ऑफ कोड भी है, रिसोर्सेज भी है, एंड द मेटा डाटा. मेटा डाटा का पता है आपको, डाटा अबाउट डाटा है, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा है. ये भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये मेटा डाटा है. द असेंबली मैनिफेस्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन. क्या व्हाट इज कंटेन विद इन द असेंबली, यानी उस असेंबली के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक और फाइल होगी जिसका नाम क्या होगा, असेंबली मैनिफेस्ट उसके अंदर होगी. यानी एक असेंबली होगी और उस असेंबली के साथ उसकी क्या जुड़ी होगी,
असेंबली बेनिफिट्स। ये अब एक क्या होगा, एक सेपरेट कोड भी हो सकता है। ऑफ द डॉट नेट एप्लीकेशन को देखते हैं। असेंबली बेनिफिट्स प्रोवाइड्स कर रहा है हमारे पास नंबर 1 आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन सच एज द नेम एंड द वर्जन एंड द नेम ऑफ द असेंबली। ये हमारे पास जो प्रोवाइड करता है, देखें आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन यानी उस असेंबली के बारे में उसका नाम क्या है और द वर्जन नंबर ऑफ द असेंबली को डिस्क्राइब करता है। एक इंफॉर्मेशन तो असेंबली मैनिफेस्ट के अंदर ये होगा। नंबर 2 में होगा लिस्ट ऑफ द टाइप एक्सपोज बाय द असेंबलीज, और वो लिस्ट जिन्हें जो असेंबलीज इस असेंबली पर्टिकुलर असेंबलीज को एक्सेस कर सकेंगे, यानी जिन्हें ये एक्सपोज की जा सकती है, उसकी लिस्ट होगी। नंबर 3 पे लिस्ट ऑफ द अदर असेंबलीज रिक्वायर्ड बाय द असेंबलीज। अब इस असेंबलीज को एग्जीक्यूशन के लिए जिन दूसरी असेंबलीज की ज़रूरत होगी, उन असेंबलीज की फहरिस्त भी इसके अंदर शामिल होगी। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ द कोड एक्सेस सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन फॉर द असेंबलीज, और सिक्योरिटी एक्सेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है इस असेंबलीज की वो भी इसके अंदर होगी। दिस इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ द परमिशन रिक्वायर्ड बाय द असेंबलीज, वो कौन सी परमिशंस हैं जो इस असेंबलीज के लिए जो है रिक्वायर्ड हैं, एंड द परमिशन टू बी डिफाइंड द असेंबलीज, और फिर किन के लिए ये किसी दूसरी असेंबलीज पे क्या क्या इन्फोर्समेंट करती है डिफरेंट पॉलिसीज का, उसकी लिस्ट भी इसके अंदर होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क कोर एंड मोनोसेमरीन का एक थोड़ा सा डिस्कशन करते चले। इन तीनों का अगर देखा जाए तो हमारी स्लाइड्स के अगर आप देखें तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर द डॉट नेट एप्लीकेशन ऑन द विंडोज़ को डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नंबर 2 जो है डॉट नेट कोर क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड द ओपन सोर्स फ्रेमवर्क ऑप्टिमाइजर है फॉर द मॉडर्न एप्स नीड्स एंड द डेवलपर वर्कफ्लो के लिए। ज़ैमरीन का डिस्कशंस करें, क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड द ओपन सोर्स जो है मोनो बेस्ड रन टाइम फॉर द iOS, OS X एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस डेवलपमेंट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसे हर बच्चे ने अच्छे से माइंड में रखना है कि जी हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क से हम क्या काम ले सकते हैं, और डॉट नेट कोर से हम लोग किस तरह की डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस तरह से ज़ैमरीन से हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड विद द विंडोज़ है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड विद ऐप्स होगी और डिस्ट्रीब्यूटेड विद दी ऐप्स। नेक्स्ट हमारे पास है डॉट नेट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आ रही है जो हमारी नेक्स्ट डेवलपमेंट में है, और ये जो है 2020 जो है नवंबर्स के अंदर जो है ये लॉन्च कर रहे हैं। इसमें ये होगा कि डॉट नेट ऐड के तीनों जो प्लेटफॉर्म हैं ये इससे नीचे एक लेयर बनाई जाएगी जिसे डॉट नेट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहेंगे, और इसके नीचे फिर कॉमन स्ट्रक्चर होगा, यानी बिल्ट इन टूल्स हैं, लैंग्वेजेस एंड द रन टाइम कंपोनेंट्स होगा। तो इसके डिफरेंस, इसका फर्स्ट वर्जन जो है डॉट नेट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का 1.0 जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी मैंने देखा था एक्सपेक्टेड जो है नवंबर 2020 है। तो अब ये है कि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म फिर से बना रहे हैं कि इन तमाम एप्लीकेशंस यानी डॉट नेट्स के जो फ्लेवर्स इनमें डेवलप हो, तो एक स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरी से जो है APIs डिफ़ाइन की जाए जिससे वो इसकी तमाम जो प्री डिफाइंड बिल्ट इन चीज़ें हैं वो यूज़ की जा सकें। डॉट नेट यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, यहाँ अगर आप देखें तो इसमें डॉट नेट 5 है, उसके ऊपर डॉट नेट स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी डेवलपमेंट जो है वो डेस्कटॉप है, विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन या विंडोज़ फॉर्म्स की एप्लीकेशन डेवलप है, वेब ASP.NET से, क्लाउड आयोर्स की डेवलपमेंट हो सकती है, मोबाइल ज़ैमरीन से, गेम यूनिटी के अंदर डेवलपमेंट हो सकती है, IoT IRM32 IRM64 से डिफरेंट जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है उसके अंदर इसकी डेवलपमेंट है। AI की है, मशीन लर्निंग जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है, AI के अंदर AI की जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट की जा सकती है C# के अंदर। तो अब ये हमारे पास वो एप्लीकेशंस आ गए। विजुअल स्टूडियो वो हम यूज़ करेंगे, विजुअल स्टूडियो मैक के लिए भी है, लेकिन हम विजुअल स्टूडियो फॉर विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेंगे 2019, और उसका सेटअप भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। डॉट नेट स्टैंडर्ड्स जो है नवंबर 2020 के अंदर जो आ रहा है, इसका भी एक मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है स्ट्रक्चर दिखाया कि डॉट नेट कोर जो है स्टैंडर्ड के अंदर 1.111 से ये सपोर्टेड है, 1.4 के अंदर ये सपोर्टेड होगा API जिसकी। इसी तरह से अगर हम देखा जाए फ्रेमवर्क के अंदर 4.5 जो होगा डॉट नेट स्टैंडर्ड्स के अंदर अवेलेबल होगा। इस तरह से इसके नेक्स्ट 1.1 वर्जन्स के अंदर ये 4.5
इसी तरह से जो इसका 2.0 होगा, इसमें 4.6.1 जो है वो डॉटनेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करेगा डॉटनेट स्टैंडर्ड्स के अंदर। मोनो में जो होगा इसका 4.6 जो है ना इसमें सपोर्ट इंक्लूडेड होगा डॉटनेट स्टैंडर्ड्स के अंदर। इसी तरह से ये 5.4 तक, इसके 2.0 तक लाया जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखा जाए यूनिटी यानी गेम डेवलपमेंट के अंदर देखा जाए 2018.1 जो था इसका जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास होगा 1.0 सो इसी तरह से यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म है। तो अगर मज़ीद आप इसको जो है वहाँ पर इसकी ये मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाकर आप मज़ीद देख सकते हैं कि डॉटनेट जो स्टैंडर्ड्स है वो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट इसके अलावा किन किन जो है फ्रेमवर्क्स को किस तरह से करेगा। नेक्स्ट हमारे पास C# इन द टॉप 10 लैंग्वेजेस में शामिल है। तो लिहाजा इसको पढ़ने से जो है हम लोग मार्केट्स की डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ये मैंने लिया इस लिंक pypl.github.io से मैंने इसको डाउनलोड किया है। तो यहाँ अगर आप देखा जाए तो इसमें पाइथन जो है वो 29.6% है शेयर इसका मार्केट के अंदर। और इसके बाद अगर देखा जाए ये दूसरी इंडेक्सिंग है हमारे टाइबोर्ड इंडेक्स है, उसके अंदर ये 9.8 इन्होंने दिया हुआ है। इसी तरह से जावा का देखा जाए तो 19.5 है और यहाँ 16.2 है इसका। इस तरह से जावा स्क्रिप्ट और यहाँ पे इन्होंने 4th पोजीशन पे हमारी लैंग्वेज C# को रखा है, जिसका जो है 7.5% है और दूसरा इसमें 4.3 है। तो यूँ ये एक लैंग्वेज है जो इस वक्त मार्केट में इन है और आप इसको अगर लर्न करते हैं तो आप मार्केट के अंदर जो है कोई अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज में अगर इसमें एक और है लिंक यहाँ पर, अगर इनसाइट्स और stackoverflow.com सर्वे 2019 में देखा, यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे C# हमारे पास अवेलेबल है 7th पोजीशंस पे। तो यहाँ इसमें 30.1% डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिहाज से और प्रोग्रामिंग और उसकी स्क्रिप्टिंग और मार्कअप लैंग्वेज के लिहाज से यहाँ पर दिखाया गया। तो क्लास आज का लेक्चर यहीं तक अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।